तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए रेडी है सभी लोग भाई? रेडी? चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, शेष नाग के लिए सही पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। चलिए बताइएगा, शेष नाग के लिए सही पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? वन को ऑप्शन देना है, वन को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर दिया गया है पनंगपति, है ना, पनंगपति, फड़ीस और आपका ब्याल राज। देखो दयाल राज आपका होता नहीं है ना, फड़ीस होता नहीं है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर डी वाले में तो पनंग पन्ना गति दिया है। इसका मतलब जो आपके ऑप्शन है 3 वो तो आपके गलत दिए गए थे, तो ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। जिसका भी ऑप्शन आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो लोहे के चने चबाना मतलब होता क्या है? लोहे के चने चबाना मतलब होता है बहुत कठिनाई झेलना। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बहुत कठिनाई झेलना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। तो भैया किसके माध्यम से? तो आपके मुहावरे और लोकोक्ति के माध्यम से। याद रखिए, मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग से भाषा सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? हिंदी में कारकों की जो संख्या है वो कितनी है? तो कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है कि हिंदी में जो कारक होते हैं वो आपके 8 माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन क्या है यहाँ पर ए नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर देखिए आपके पास इस प्रकार से कुछ संधियां दी हैं और इन संधियों को पहचान आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 5 वाले में तो देखिए उदय का अस्त होता है ना, उदय का अस्त होता है कहाँ पर है? ये आपका हो जाएगा उदय का अस्त, यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर वह उत्थान का क्या होता है? पतन होता है, जो कि आप लोग जानते हैं। उत्थान का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, इसका आपका हो जाएगा। सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है, सगुण का निर्गुण होता है, तो इसका आपका बड़ी हो जाएगा, है ना। आरोह का क्या होता है? आरोह का अवरोह होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। लघु का क्या होता है? तो लघु का दीर्घ होता है, लघु का दीर्घ होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से आपका बनेगा, ठीक है ना। एक प्रकार से विलोम शब्द आपसे पूछा था, संधि नहीं था, विलोम शब्द था। तो इसका स्क्रीनशॉट इसी प्रकार से आपको लेना है तो ले सकते हैं, और आंसर आपको देखना है तो आंसर भी आप लोग मिलान कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सारा जीवन तो लोगों को सताते रहे, अब किसी से मदद की आशा करना व्यर्थ है, क्योंकि यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। मतलब पहले तो आपने इतना सता लिया है, अब आप मदद की कह सकते हैं गुहार कर रहे हैं, तो भाई कोई फायदा आपका नहीं होगा। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उद्धव का लेना मन माधव का देना, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? उद्धव का लेना ना माधव का देना, उद्धव का लेना ना माधव का देना, लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर होता है अपने काम से काम रखना, ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा, अपने काम से काम करना। और हमने आपको बताया हमेशा कि आप YouTube में अगर न्यूज़ देखते हैं तो बेकार है। हमने बता दिया है जब न्यूज़ आती है तो ऑफिशियल आती है और सभी लोग दे सकते हैं। अपने काम से काम करिए, अपना कर्म करिए, फल की चिंता करेंगे तो भैया आपको दिक्कत होगी। पहले कर्म करिए तभी आपको फल मिलेगा, ठीक है ना। तो अपने काम से काम करिए, रखिए, ऑप्शन बने आपका ए नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर दिया गया है आपका गलत, सूची और आपका लुप्त दिया गया है ना। यहाँ पर ब्याल उरग पन्न ये तो सही है, रजनी यामिनी निशा ये भी सही है, रश्मि अंश मयू की भी सही है। लेकिन भाई यहाँ पर देखिए गलत दिया है, सूची दिया और लुप्त दिया है। क्या दिया है? लुप्त दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या? ए नंबर आपका ये पर्यायवाची गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, पक्षी के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों को आपको चुनना है। पक्षी के लिए सही पर्यायवाची इनमें से कौन सी हो जाएगी? 9 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए तो पक्षी का होता है विहग, क्या होता है? विहग, विहंगम, और आपका यहाँ पर खग होता है ना। तो यहाँ पर देखो विहाग दिया है, विहाग दिया है, इसका मतलब बी सी डी आपका गलत है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चाक का तत्सम शब्द में से क्या होता है? चाक का तत्सम क्या होता है? तो चाक का होता है चक्र होता है, क्या होता है? चक्र, जो कि ऑप्शन क्या है? यहाँ पर बी नंबर आपका चक्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? मतलब अनुशासन के हिसाब से अगर कार्यवाही की प्रक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप अपने पद से नीचे उतरना, इसे कहा क्या जाता है? तो इसे कहते हैं पदा अवनति। क्या बोलते हैं? पदा अवनति बोलते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर पदा उन्नति बोल दोगे ना, बी वाला बोलोगे तो ये उन्नति हो गई, आपका उन्नति नहीं हो रही है, आप लोग अपने पद से नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मतलब आपका अवनति होगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए आज सभी के जवाब बिल्कुल लगभग सही आ रहे हैं, 99.9% लोगों के जवाब सही आ रहे हैं, क्योंकि ये मात्र वो स्टूडेंट है जो पढ़े हुए और मेहनत करते हैं, है ना। तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट बिल्कुल धीरे से और प्यार से यहाँ पर पढ़ते हैं, और लगभग सभी के देख सकते हैं जवाब भी जो आ रहे हैं बिल्कुल राइट आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आप बेभाव समास का उदाहरण आपको बताना है। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप बेभाव समास यहाँ पर पूछा है, तो देखो यहाँ पर क्या है? उपसर्ग लगा है, यहाँ पर भी उपसर्ग है और यहाँ पर प्रति उपसर्ग है। तो यहाँ पर जो
आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, ये सभी क्या हो जाएगा, ये सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है गरिमा का विलोम इनमें से क्या होता है। गरिमा का विलोम शब्द में से क्या होता है, 13 का ऑप्शन देना है। चलिए 13 की अगर बात करते हैं तो गरिमा का क्या होता है, लघुमा होता है, या उसी हिसाब से आप लोग लघिमा कह सकते हैं, क्या लघिमा कह सकते हैं, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे गौरव का लाघव होता है उसी प्रकार से गरिमा का आपका लघिमा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है, यहाँ पर 14 का ऑप्शन दीजिएगा। तो देखिए मृगनयनी शब्द में अगर समास की बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर दिया गया मृग के समान नयन वाली, है ना, और जब कि भी हमने बताया था कि समान लग जाता है वहां पर आपका कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर कर्मधारय समास इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। तो पहला पॉइंट दिया है मैं आपके दर्शन करने आया है। देखो आया है शब्द आपका गलत हो गया, मैं आपके दर्शन करने आया हूं ये होना चाहिए था, है ना, मतलब आपका पहला ये जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया है। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। सी नंबर मत लगाइए, थोड़ा यहाँ पर देखिए भी, यहाँ पर आपका आया है दिया गया है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द आपका बनेगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि उत्कृष्ट का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द आपका है 16 नंबर में। तो उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट, क्या होता है निकृष्ट, जो कि ऑप्शन कहां पर है आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा। सब लोग वही वीडियो को लाइक करिएगा। अब वो स्टूडेंट बच्चे हमारे इस चैनल पर जो लोग वास्तविकता मेहनत करते हैं, वास्तविक मेहनत करके अपनी कटाप के ऊपर आप लोग लेकर आए हैं, है ना, मतलब आप लोग लेखपाल के भावी हैं जो आप लोग अपना कह सकते हैं सीट पा सकते हैं। तो आप अपनी मेहनत को समझते हैं तो दूसरी की मेहनत को आप लोग समझिए। बहुत लोग हमारी मेहनत को नहीं समझते थे, लेकिन आप लोगों को हमारी मेहनत को समझना है, तभी आपकी क्लासें पूरी की पूरी हो सकती हैं। अगर आप लोग हमें डिमोटिवेट रखेंगे तो फिर आप समझिएगा कि हम भी डिमोटिवेट रहेंगे। तो भाई आप लोग ऐसे मतलब स्टूडेंट हैं जो उन्होंने मेहनत किया है, वो मेहनत करके आप अपने पड़ाव पे आ चुके हैं, तो अगले पड़ाव में आए हैं, तो भाई दूसरे की मेहनत को भी आप लोग समझिएगा। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि जितनी भी क्लासें आपको देते हैं तो पूरा सपोर्ट आप अपना दीजिएगा, हमारा भी पूरा सपोर्ट आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए तो देखो यहां पर दिया गया उत्कृष्ट का आंसर हो गया डी नंबर निकृष्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रत्नाकर का संविच्छेद इनमें से क्या होता है। रत्नाकर का संविच्छेद इनमें से क्या हो जाएगा 17 नंबर में। तो देखिए रत्न धन आकर, क्या रत्न धन आकर, जो कि 17 का ऑप्शन क्या बना है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, रत्न धन आकर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए छोटा की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा की मात्रा है, और दोनों को अगर मिलाते हैं तो बड़ा हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि आपका आंसर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है विकल्पों में दो दो शब्दों का जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान होता है। देखो यहाँ पर कह रहा है द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम शब्द के समान है, ये पूछा गया है यहाँ पर 18 नंबर में। तो पहला पॉइंट आपसे दिया गया है गज वसा कह रहा है भानुफल, घनंद का आभूषण दिया है, कुल का तीर दिया है, धाम का धाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी वाला देखिएगा, यहाँ पर दिया है कुल और आपका तीर, है ना, कुल और तीर जो ऑप्शन है ये आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है, शायद नहीं बिल्कुल राइट है आंसर, सी नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपको हमने बताया इतनी तैयारी करिए कि आपको सिर्फ आंसर नजर आए, चारों ऑप्शन भी नजर ना आए, ऐसी तैयारी होना चाहिए। देवधन ईश बराबर देवेश में कौन सी संधि है। 19 को ऑप्शन दीजिएगा, 19 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर जब एक की मात्रा आपकी आ जाती है तो वहां पर आपकी गुण संधि होती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। देव धन ईश अर्थात देवेश, इनमें से छोटा आ प्लस बड़ी बराबर ए, जो कि आपके गुण संधि का ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चयन करना है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य जो आपका है कौन सा हो जाएगा 20 नंबर में। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है उसने एक ग्रंथ का निर्माण किया, है ना, यहाँ पर एक ग्रंथ का निर्माण दिया गया है, जबकि कोई भी चीज होती है तो रचना की जाती है ना, मतलब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है आपका कह रहा है चित्र की रचना की, चित्र बनाया जाता है रचना नहीं की जाती है, उसकी शंका का समाधान हो गया। देखिए सी वाला यहाँ पर जो 20 का ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा, उसकी शंका का समाधान हो गया, है ना, क्योंकि हमने बताया ग्रंथ का क्या होता है, ग्रंथ का निर्माण जो दिया गया ग्रंथ का निर्माण, यहाँ पर ग्रंथ की रचना होती है और चित्र की रचना नहीं चित्र का निर्माण होती है ना। पहेली का समाधान नहीं पहेली का हल होता है, क्या पहेली का जो होता है हल होता है। इस कारण से यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो डी नंबर कह रहे हैं सर डी भी तो सही है भाई, पहेली का समाधान नहीं होता है, पहेली का हल होता है। क्या होता है, पहेली का हल होता है, हल निकाला जाता है, ठीक है भाई, आ गया समझ में, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध आपको दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है पारिभाषिक, पारिभाषिक दिया है, विद्वान परिषद दिया है, ऐतिहासिक दिया है और प्रकोष्ठ दिया गया है। तो भाई शुद्ध आपसे पूछा गया था 21 नंबर में, ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर प्रकोष्ठ, जो आपका दिया गया प्रकोष्ठ ही आपका बिल्कुल से राइट आंसर है, याद रखिए। यहाँ पर 21 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर आगे बढ़ते हैं गद्यांश दिया गया है, गद्यांश देखो हमने बता दिया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, वहां पर आपकी पीडीएफ भी भेज दी जाती है जिससे आप लोग अच्छी तरीके से गद्यांश और जो मैथ के क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए गद्यांश जो आपका है उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, वैसे भी महात्मा गांधी से रिलेटेड आपका गद्यांश है, और आपकी पीटी एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड आपका एग्जाम में पीटी का पेपर हुआ था, गद्यांश आया था महात्मा गांधी से, तो सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया था, कोई ज्यादा कठिन नहीं है आपका, आराम से पढ़ेंगे और गांधी जी के बारे में तो जानते ही हैं और आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः सहवाल कहा जाता है और कैसे सहवाल कहा जाता है ये आपको बताना है। चलिए भाई
यहाँ पर जवाब दीजिएगा कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः कहा जाता है। तो बताइए भाई क्या कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा। चलिए क्या भरा जा सकता है यहाँ पर 51 नंबर में। तो देखो ये आपके हरा जो आंसर आ रहा है भाई, हरा शब्द आ रहा है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर आपका। याद रखिएगा कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः शैवाल कहते हैं और कैसे भी हरे शैवाल कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसमें से प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और शैवालों का उपयोग भोजन के रूप में, खाद बनाने में भी, औषधि बनाने में और अनुसंधान कार्यों में भी इसका किया जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मेसोडर्म मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा। कह रहा आपसे कि मेसोडर्म अर्थात मध्य त्वचा से आच्छादित शरीर गुहा को कहते हैं। तो इसे कहते क्या है। 52 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर। इसे प्रागुहा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रागुहा कहते हैं, अर्थात जिसे हम लोग देह गुहा कहते हैं। क्या? इसे हम लोग अपनी भाषा में देह गुहा कहते हैं। याद रखिएगा, इससे युक्त जो प्राणी होता है उसे प्रगुही प्राणी कहते हैं। जैसे एनिलिडा हो गया, मोलस्का हो गया, कार्डेटा हो गया, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं ये इसके अंतर्गत आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण है। 53 का ऑप्शन देना है। तो 53 का ऑप्शन में से क्या बनेगा। ये आपके गोली दर्पण होते हैं। क्या होते हैं? गोली दर्पण होते हैं। ऑप्शन इसका जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है। चलिए बताइएगा, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे कहते क्या हैं। तो इसे कहते हैं क्या भाई, यहाँ पर जब नया कोई पदार्थ बनता है तभी तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है ना। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर है। रासायनिक परिवर्तन के माध्यम से ही कोई नया पदार्थ आपके बनते हैं। ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर बी नंबर, जैसे कि दूध से दही का बनना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है। तो भाई यहाँ पर मान लीजिए कोई चादर है, उसको पीट कर इन्हें क्या कर रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है ना, सीट में परिवर्तन कर रहे हैं। इन्हें कहते हैं क्या है 55 नंबर में। तो देखो इसे कहते हैं आघात वर्धनीयता। क्या? आघात वर्धनीयता या मैलेबिलिटी कहते हैं, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। तो देखिए एक ग्रंथ है और ये ग्रंथ जो आपका है इसे कहते क्या है। यहाँ पर देखिए आपका जवाब 56 का बनेगा नंबर, नेचुरल हिस्टोरिका। क्या? नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाला जो व्यापार है उसे जानकारी मिलती है। और इस ग्रंथ की रचना किसने किया था? इसकी जो रचना किया था प्लिनी ने किया था। किसने? प्लिनी ने किया था। प्लिनी ने किया था, याद रखिएगा। और अनेक व्यापारियों के अनेक व्यापारिक वस्तुओं के नाम भी यहाँ पर मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित था। महमूद गजनी के दरबार में देखिए यहाँ पर जो आपका दिया है उतवी, है ना, और आपका दिया है फिरदौसी और अलबरूनी, ये सभी संबंधित हैं। मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर, जिसका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। चलिए 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी। 58 का ऑप्शन में से बनेगा क्या। तो देखो 58 का ऑप्शन जो आपका राइट है वो आपका बी हो जाएगा। सिराजुद्दौला के समय ये घटना घटित हुई थी। और आपको पता होगा कि नवाब सिराजुद्दौला जो कि दस्तक के दुरुपयोग तथा कलकत्ता की किलेबंदी को लेकर अंग्रेजों से नाराज हो गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया था, एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को, कितने 146 अंग्रेजों को बंद किया था, जिसमें मात्र 23 लोग यहाँ पर बचे थे, अर्थात 23 लोग ही जिंदा बचे थे। और इसी को ही ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था। दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था। 59 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए बताना है, 12 वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 इसका जो राइट आंसर है 59 में वो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। कितने लोगों के साथ गए थे, तो हमने बताया था 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी आपके गए थे। और याद रखिए 6 अप्रैल, क्या 6 अप्रैल 1930 को दांडी के तट पर पहुंचे थे। ये दांडी का जो तट है नौसारी जिला है, ठीक है, नौसारी जिला है, गुजरात में पहुंचे थे। और 6 अप्रैल 1930 को ये कानून तोड़कर, मतलब कह सकते हैं नमक कानून तोड़ा था और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, न्यूट्रॉन तारे जिन्हें हम लोग पल्सर तारे कहते हैं, ये सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव युक्त पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, इसे कहते क्या है। तो देखो यहाँ पर इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे कहा जाता है आपका ब्लैक होल कहते हैं। याद रखिएगा ब्लैक होल इसका ऑप्शन बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है। वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है, 61 का ऑप्शन देना है। तो देखो वेंगुला धारा ये अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है। यहाँ पर देखिए 61 का जो ऑप्शन है वो आपका कौन सा इनमें बनेगा। चलिए
61 का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से राइट क्या बन जाएगा, ए नंबर है दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में ये प्रवाहित होती है और यह एक ठंडी जलधारा है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर अफ्रीका महाद्वीप, आपने देखा होगा अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट के किनारे बहती हुई आती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। 62 को दीजिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 62 नंबर में कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो ये बताइए सर्वाधिक निकट कौन सा हो जाएगा। आपको हमने भारत का नक्शा पढ़ाया था, भारत में हमने अच्छी तरीके से पढ़ाया था कि जो इंदिरा पॉइंट है, क्या इंदिरा पॉइंट है, लगभग यहाँ पर भूमध्य रेखा से दूरी है लगभग 875 किलोमीटर के लगभग आपकी दूरी बचती है। तो यहाँ पर जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो ऑप्शन आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों अर्थात जैसे चाय है, इलायची है, इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 63 नंबर में। तो 63 का ऑप्शन देखिए आपका लैटेराइट मिट्टी होगा। देखिए काफी लोग यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी दे रहे थे, लेकिन हमने आपको बताया था कि जो आपकी चाय होती है, चाय के लिए मिट्टी होती है वो आपकी लैटेराइट मिट्टी होती है, ना कि जलोढ़ मिट्टी होती है। याद रखिए लैटेराइट मिट्टी वो मिट्टी होती है जिनमें से आपके लोहे के कण, एल्युमिनियम के कण अर्थात जो भारी कण होते हैं बचे रहते हैं और जो आपके छोटे कण होते हैं बह जाते हैं। जैसे ढालू वाला एरिया होता है वहां पर ऐसी आपकी मिट्टी पाई जाती है। और लैटेराइट मिट्टी घर के मकान के जो ईंट होते हैं तो घर के मकान के ईंट बनाने के काम में आते हैं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदायों के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है। दो पारिस्थितिकी तंत्र हों या दो विभिन्न समुदाय हों, उनके मध्य अगर संक्रमण क्षेत्र आपका है तो इसे कहा क्या जाता है। देखिए 64 का ऑप्शन भी हो जाएगा, इन्हें बोलते हैं इकोटोन। क्या बोलते हैं इसे, इकोटोन कहते हैं, नोट कर लीजिएगा इकोटोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार इनमें से कौन था। संवैधानिक सलाहकार दिया है, आप लोगों के जवाब भी यहाँ पर आ चुके हैं आपके बी.एन. राव। कौन थे भाई, बी.एन. राव। उन्होंने क्या किया था, लगभग 60 देश, क्या लगभग 60 देशों से संविधान का अध्ययन किया था और प्रमुख देशों के संविधान से कुछ अवयव को भारतीय संविधान में शामिल करने का सुझाव भी दिया था। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर है बी.एन. राव इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो देखो आपसे आहूत शब्द आपको दे दिया है, आहूत मतलब होता है बुलाना। तो जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल नंबर 108 के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसे बुलाता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करने का अधिकार है वो किसके पास है, तो लोकसभा अध्यक्ष के पास इसका अधिकार है, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है 67 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए 67 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा 67 नंबर में। चलिए 67 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, उपयुक्त सभी, अर्थात यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय को शामिल करते हैं, जीवन प्रत्याशा को शामिल करते हैं, वयस्क साक्षरता को शामिल करते हैं। प्रति व्यक्ति आय आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, जीवन प्रत्याशा होती है कि कितने वर्ष जीवित रहते हैं, है ना। वयस्क साक्षरता मतलब जो पढ़े लिखे होते हैं। तो याद रखिए मानव विकास सूचकांक अर्थात एचडीआई में, है ना, जो शामिल किया जाता है इन तीन चीजों को शामिल किया जाता है। ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अच्छा एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है, इस सूचकांक को विकसित करने का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है। तो याद रखिए मानव विकास सूचकांक को एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थी जिनका नाम था महबूब उल हक, क्या महबूब उल हक थे, और भारत में थे अमर्त्य सेन, इन्होंने इसका योगदान दिया है आपके मानव विकास सूचकांक में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 68 का ऑप्शन देना है, 68 का ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा 68 नंबर में। चलिए तो देखिए भाई 68 की अगर बात करते हैं तो एडम स्मिथ आप लोगों ने नाम सुना होगा, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा एडम स्मिथ, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा एडम स्मिथ हो जाएगा। क्लियर है भाई। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर देश का सबसे पूर्वी जिला इनमें से कौन सा है। उत्तर देश का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका है कौन सा, बलिया है। कौन सा है, बलिया, जिसका ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। मानव का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, होमो सेपियंस। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, होमो सेपियंस ही आपका राइट आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। मतलब जितने भी जटिल प्रकार के प्राणी हैं उनका जो शरीर है वो केवल कितने प्रकार से, तो 71 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर है, 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बनेगा आपका डी नंबर। अब आपके दिमाग में आया है कि ये 4 चीजें होती क्या हैं, तो 4 चीजें जो आपकी होती हैं वो आपकी नोट कर लीजिएगा कि जो 4 चीजें कौन सी हैं। तो सबसे पहले होता है उपकला। क्या होता है, उपकला, उपकला होता है। और इसके बाद फिर क्या उसमें जुड़ा होता है, संयोजी जुड़ा होता है, संयोजी, ठीक है ना। फिर आपका जो पेशी होती है, नाम सुना होगा पेशी, ठीक है ना। और फिर इसके बाद होता है तंत्रिका। क्या, तंत्रिका। तो इन 4 चीजों को मिलाकर ही ये कह सकते हैं कि शरीर आपका बना होता है। तो ऑप्शन जो आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह कहलाता है, इसे बताना है।
चलिए, एक संचार मार्ग जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करता है वह कहलाता है। 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 72 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे मीडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसे मीडियम कहते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, इसे मीडियम कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, उससे आप लोग मॉडर्न बोल देते हैं, है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की जो रचना किया वो किसने किया? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है 73 नंबर में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई, ध्वज गीत की अगर हम बात करते हैं तो 73 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर, श्याम लाल गुप्त पार्षद। इसका ऑप्शन जो है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आज काफी शांति है और बड़े अच्छे से मजा आ रहा है पढ़ाने में हमें भी, और आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो कोई टारगेट नहीं था, अब आप लोगों को टारगेट है कि आप लोगों को मात्र इतने लोगों में ही कंपटीशन फाइट करना है ना। तो देखिए अपना दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो आपके हैं कौन है? चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के जो लेखक है वो आपके कौन से हैं? महात्मा गांधी जवाब दे रहे हैं भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा महात्मा गांधी, बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये इनके ऑटोग्राफी है अर्थात बायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कपों में से उनसे खेलों में कौन सम्मिलित आपका नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। देखो भाई, यहाँ पर दिया है इजरा कप दिया गया, फुटबॉल दिया गया है। और इजरा के जो कप होता है आपके पोलो से नाम सुना होगा, पोलो। पोलो में खिलाड़ी की संख्या आपकी 4 होती है, वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। तो इजरा कप का संबंध आपके पोलो से है, ना कि फुटबॉल से है। वहीं पर सुंदरी मन कप आपका बैडमिंटन से है, रोवर्स कप फुटबॉल से है, डेविस कप आपके लान टेनिस से है। क्लियर है? आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? चलिए, तो देखो भाई, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका बनेगा आपका इतना, आपका सी नंबर 5 वर्ष होता है। कितना? 5 वर्ष होता है। और ग्राम पंचायत भारतीय स्थानीय सुशासन का क्या है? एक प्रमुख अवयव है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में, तो भाई आरोही क्रम में आप क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा लेंगे फिर आपका बड़ा लेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले ग्राम होता है। क्या ग्राम होता है? ग्राम के बाद परगना होता है, फिर तहसील होता है, फिर आपका उपसंभाग होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 3 वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर देखो सबसे पहले ग्राम हो गया, ग्राम के बाद क्या हो गया? परगना हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1 इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिए 3 4 2 1 सॉरी 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ये वाला ऑप्शन है सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पहले ग्राम है, फिर परगना है, फिर तहसील है, फिर आपका उपसंभाग होगा। इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर सी हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला आपका दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी, हमने आपको बताया है कि सबसे बड़ा जो सर्वोच्च राजस्व अधिकारी होता है वो जिला अधिकारी होता है ना, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी होता है या राज्य सिविल सेवा का एक पदोन्नत अधिकारी होता है। तो ऑप्शन इसका जो बनेगा इनमें से डी नंबर राइट हो जाएगा। 78 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। अगला है जमींदारी का उन्मूलन का जो कार्य है वो राजस्व अनुभाग की कौन से नंबर में आपका आता है? 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 79 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा राजस्व अनुभाग नंबर 1। राजस्व अनुभाग नंबर जो 1 है इसमें आपकी आती है। इसके अलावा भूमि व्यवस्था लागू करना या राजस्व ग्रामों का जो सृजन करना राजस्व अनुभाग 1 में आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है एफसीआई का पूरा नाम क्या है? 80 की जवाब दीजिएगा। एफसीआई का पूरा नाम इनमें से क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर होता है भारतीय खाद्य निगम। क्या? भारतीय खाद्य निगम इसका जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ए नंबर राइट हो जाएगा। मतलब यह जो संस्था होती है ये सरकारी अनाज की खरीदारी करती है और बिक्री करती है और इसके वितरण से ही संबंधित है, मतलब खरीदना बेचना ये संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा था? जीआई टैग जो दिया गया था वो दार्जिलिंग की चाय थी। याद रखिए यहाँ पर जो आंसर है आपका बी हो जाएगा। जो दार्जिलिंग की चाय थी, याद रखिएगा, इस भारतीय उत्पाद को 2004 में, कब? 2004 में जीआई टैग मिला था और ये पश्चिम बंगाल के नाम से भी पंजीकृत है। याद रखिए जीआई टैग जो आपका है दार्जिलिंग, ये पश्चिम बंगाल के नाम से भी पंजीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? तो देखो भाई आपके बहराइच में लगता है। कहाँ पर है? आपके बहराइच में लगता है। यहाँ पर एक कह सकते हैं एक दरगाह है। वो दरगाह कौन सी है? संत हजरत गाजी सैयद सलार मसूद, है ना। या हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं सलार मसूद की। क्या बोल सकते हैं? मसूद जी की क्या है? दरगाह है जो कि बहराइच जिले में है। और इस मेले में सभी धर्मों के लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी धर्म हो, सभी धर्म के लोग इसमें से बड़े उत्साह के साथ भाग लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 83 का ऑप्शन दीजिएगा। अधिक अन्न उपजाऊ, है ना। यहाँ पर ये अभियान था 1948 में और इसका जो ऑप्शन है 83 नंबर में वो आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और यह अभियान प्रारंभिक तौर पर देखा जाए तो 1942 से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य तक सीमित था। फिर इसका विस्तार हुआ और 1948 में ये पूरी कंप्लीट तरीके से फैल गया। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर्मा किस क्षेत्र का लोकनृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोकनृत्य है? तो हमने आपको पढ़ाया है यूपी जीके की, देखो इतनी क्लासे दिया है। जो कर्मा लोकनृत्य है ये सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में ये खरवार जनजाति के द्वारा, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो कर्मा है ये लोकनृत्य कहाँ पर होता है? तो आपके सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर में। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कर्मा जो नृत्य है कौन सी जनजाति के द्वारा? तो आपकी खरवार जनजाति, ये भी नोट कर लीजिएगा, अच्छा पॉइंट आपका है। तो आपके खरवार आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? तो मांगलिक अवसर पर यह किया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को क्या कहा जाता है?
चलिए, नगर को चारों ओर से घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्र को जो कहते हैं उसे कहते क्या है? देखिए भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, उपनगर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? उपनगर कहते हैं। याद रखिए, उपनगर कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि नगर इन क्षेत्रों की सेवा करता है और उस क्षेत्र की सेवा प्राप्त करता है, और इस ग्रामीण क्षेत्र का नगर से घनिष्ठ संबंध होता है, और इस क्षेत्र को नगर का अमलैंड भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को जो कहा जाते हैं उपनगर को नगर का अमलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण समाज में मुख्य व्यवसाय के रूप में निम्नलिखित में से किसे अपनाया जाता है? भाई, ग्रामीण क्षेत्र में दिया गया है तो मुख्य व्यवसाय जो उनका है कृषि है ना, कृषि को तो अपनाया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 86 में वो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, कृषि आपका हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहां आबादी का 2/3 भाग कृषि में तथा 1/3 भाग द्वितीय क्षेत्र में एवं तृतीय व्यवसायों में सम्मिलित है उसे कहा क्या जाता है? 87 का ऑप्शन जो बनेगा क्या हो सकता है? तो इसे हम लोग ग्रामीण कस्बा कहते हैं। क्या? ग्रामीण कस्बा कहते हैं, क्योंकि कस्बे में कुछ लोग क्या होते हैं? व्यापारी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, उन्हें ग्रामीण कस्बा या कह सकते हैं टाउन कहा जाता है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 500 से लेकर 1000 होती है, इससे अधिक भी हो सकती है, तो ऑप्शन इसे बोलते हैं ग्रामीण कस्बा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नगरीय जीवन की मुख्य समस्या क्या है? भाई, नगरीय जीवन की समस्या क्या है? तो देखिए 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कह रहा है आरामदायक जीवन के लिए आवास खोजना। तो ऐसा तो आपका है नहीं है, कुछ लोग ही हैं जो ऐसा चीज देखते हैं, आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं, बल्कि ऐसे है नहीं। कह रहे बच्चों को शिक्षित करना। देखिए प्रदूषण की समस्या ये काफी है, यहाँ पर है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका 88 जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। मतलब ये होता है कि नगरीय जीवन में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जनसंख्या जब लगातार बढ़ेगी तो औद्योगिक का विकास होगा, औद्योगिक का विकास होगा, औद्योगिकरण का विकास होगा, तो क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा। इनकी समस्याएं को देखने को अब मिल रही हैं, तो ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आपकी कौन सी है? नकदी फसल को हम लोग वाणिज्यिक फसल के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका गन्ना है, ऑप्शन बी नंबर गन्ना है, ये आपका है। और कुल कृषि योग में लगभग देखा जाए तो 13% भाग पर गन्ने की खेती यहाँ पर की जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत सदस्य हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर आप ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो कितनी होना चाहिए? चलिए 21 वर्ष बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बी नंबर 21 वर्ष इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, खसरा में कितने कॉलम होते हैं? खसरा में कितने कॉलम होते हैं? आपने इसके पहले भी आपका जो मॉडल पेपर सोल्व कराया था हमने बताया था। यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर 22 कॉलम होते हैं, और याद रखिएगा कि वर्तमान में खसरा में 22 के स्थान पर अब आप कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। तो अब ऐसी स्थिति में आप लोग किसको प्राथमिकता दोगे? ऐसी स्थिति में आप लोग जो प्राथमिकता दोगे वो किसको प्राथमिकता दोगे, यहाँ पर बताइएगा भाई। चलिए प्राथमिकता किसे देंगे? तो वर्तमान में देखो हमने बताया था कि वर्तमान में क्या हो गया है? 22 के स्थान पर 46 हो चुका है। क्यों? क्योंकि लगभग जो पूरा काम हो गया है वो कंप्यूटरीकृत हो गया है। क्या हो गया है? कंप्यूटरीकृत हो गया है। और कंप्यूटरीकृत हो गया है तो अब उसमें से कॉलम कितने हो गए हैं? 46 हो गए हैं। तो अब के हिसाब से आपको देना क्या है? यहाँ पर 46 देना है, क्योंकि लगभग पूरा काम क्या हो गया है? कंप्यूटरीकृत हो गया है। इस कारण से अब आपका जो अपडेटेड में आपको लगाना है वर्तमान में, तो आपको 46 देना है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बुक में है या नहीं है हमसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप लोग बुक में नहीं होता है तो आप लोग नेट में ही सर्च करते हैं, गूगल बाबा से ही सर्च करते हैं और इसके बाद आप जवाब देते हैं। ठीक है ना। तो जब आप लोग नेट में सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा से पूछ सकते हैं, तो वर्तमान में क्यों आंसर नहीं लगा सकते? क्या है? क्यों भाई? बुक के हिसाब से ही होगा क्या? तो यहाँ पर देखिए आपका अपडेट, ये आपका क्वेश्चन अपडेट है, हमने कराया भी है। हमारी जो पीडीएफ है उसमें भी अपडेट आपको करा दिया है कि जो आपको कंप्यूटरीकृत में आपकी 46 कॉलम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि गांव के नक्शे को भी कहा जाता है, गांव के नक्शे को भी कहा जाता है, यहाँ पर जवाब देना है। देखो भाई 92 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा डी नंबर, सजरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सजरा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। अगर तहसील स्तर पर अगर कर है अर्थात टैक्स की वसूली की जा रही है तो इसे कहा जाता है तहसीलदार, अर्थात इसका उत्तरदायी जो होता है वो तहसीलदार होता है। याद रखिए तहसीलदार होता है, यहाँ पर कलेक्टर नहीं होता है। ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की प्रजाति है? एक भेड़ की प्रजाति है, 94 का ऑप्शन देना है। 94 का जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा? 94 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, बीकानेरी। क्या हो जाएगा? 94 में ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, बीकानेरी भेड़ की एक प्रजाति है जो कि राजस्थान में पाई जाती है, और इस प्रजाति की भेड़ अधिक से अधिक मात्रा में ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है। बीकानेरी भेड़ से ऊन की जो मात्रा होती है ज्यादा से ज्यादा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 3 प्रमुख उर्वरक उत्पादक संस्थाओं इफको, क्रबको और आईपीएल द्वारा कृषकों की सामूहिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही जो आपकी योजना है, ये योजना आपकी है संकट हरण बीमा योजना। क्या है? संकट हरण बीमा योजना है, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत होता क्या है? तो इसके अंतर्गत खाद की एक बोरी खरीदने पर किसान 4000 रुपए की बीमा राशि का मुफ्त हकदार हो जाता है। अगर एक बोरी खरीद लेता है तो उसको समझो 4000 रुपए की बीमा राशि का मुफ्त भुगतान यहाँ पर हो जाएगा, हकदार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? 96 का ऑप्शन देना है, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो यहाँ पर 96 का जो ऑप्शन आपका राइट क्या हो जाएगा? तो
ऑप्शन देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपके फरवरी महीने मनाया जाता है। हमने कई बार आपको पढ़ाया है कि जो ताज महोत्सव है फरवरी महीने में ताज नगरी आगरा में मनाया जाता है और ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका है। और जो पर्यटन महोत्सव है इसमें गुप्तकालीन संस्कृति को दिखाया जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, सब कुछ इंतजार कर सकता हूं किंतु कृषि नहीं, यह कथन जो दिया है जवाहरलाल नेहरू। देखो हमने कई बार पढ़ाया है, नेहरू जी ने यह कथन दिया है। ऑप्शन इसको जो बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। चलिए, प्रयोगशाला से खेत तक ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया ये कब शुरू किया गया था। देखो भाई यहाँ पर जो आपका 88 का ऑप्शन है 79, 1979 अर्थात 1980 जो बोलते हैं 89 है ना, तो भाई 1979 में ये शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य है कि किसानों को कृषि प्रौद्योगिकी के विकास और प्रसार से भागीदार बनाना। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा 99 में, तो 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए फूलों का उत्पादक आपका नहीं है। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में ओनाइल अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला जो आपका है वो आपका कौन सा है। हमने इस प्रश्न को बहुत बार आपको सोल्व कराया है और आप लोग भी इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपये में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपये में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपये में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपये में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत ये है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफ़ी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक, लिंक दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।